हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेंटो क्लासेस में। और मैं लवकुश पटेल। जैसा कि नेमरा सुंडा की सीरीज़ हमने जारी किया है और नेमरा सुंडा की ये अगली सीरीज है जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे एग्रोनॉमी से रिलेटेड, और जो कि CUET और BSc एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसे ध्यान से सीरीज़ देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि एग्रोनॉमी का ये जो पहला यूनिट है, इसमें इसका जो पहला लाइन दिया हुआ है वो है माइकोराइजा इज़ ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, यानी से बोल रहा है कि माइकोराइजा जो है वो किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि फंगस एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, यानी फंगस और रूट ऑफ हायर प्लांट का यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है माइकोराइजा में। कैसे? जो फंगस है, जो फंगस क्या करता है वो प्लांट को, ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है, और जो प्लांट है ये क्या करता है, फंगस को फूड प्रोवाइड करवाता है। इन दोनों में इस कॉम्बिनेशन में इन दोनों को ही फ़ायदा होता है। इसका एक एग्जांपल है पाइनस। ठीक है, जो पाइनस है उसका सीड तब तक ग्रो करेगा नहीं जब तक वो सिम्बायोटिक कॉम्बिनेशन फंगस के साथ बनाएगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरा लाइन देखिए, इसमें दिया है कि वैम यानी वस्कुलर एब्जॉर्बकुलर माइकोराइजा इज यूज टू, यानी वैम जो है वो माइकोराइजा किस लिए यूज़ करता है। इसमें जो कि दिया हुआ कि फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन इन अ प्लांट रूट, यानी कि प्लांट रूट में फास्फोरस सॉल्युबलाइजेशन करने के लिए वैम माइकोराइजा का यूज़ करता है। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कि सीरियल्स आर डेफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड, यानी सीरियल में किस अमीनो एसिड की कमी पाई जाती है, तो वो है लाइसिन। जानते हैं कि लाइसिन क्या है, एक अमीनो एसिड है प्रोटीन का। फिर उसके बाद है अमीनो एसिड्स विच इज़ डेफिशिएंट इन लेग्यूम, लेग्यूम में कौन सा अमीनो एसिड का कमी पाया जाता है, तो उसमें है मेथियोनिन। ठीक है, इसमें मेथियोनिन की कमी पाई जाती है। उसके बाद देखिए पावर टिलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ, यानी पावर टिलर किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो है पैडी, यानी कि धान यानी चावल की खेत में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ दिया है कि अमोनियम पॉलीफॉस्फेट कंटेंट, यानी अमोनियम पॉलीफॉस्फेट में कौन कौन से कंटेंट पाए जाते हैं। इसमें है 15% नाइट्रोजन, 62% फास्फोरस, ठीक है, P2OS। उसके बाद देखिए टेट्राजोलियम टेस्ट इज डन फॉर, जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है वो किस लिए होता है, तो ये वो होता है वायबिलिटी ऑफ सीड, सीड की वायबिलिटी, यानी वायबिलिटी यहाँ टर्म जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। वायबिलिटी का मतलब होता है कि ये पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड होता है। ठीक है, ये पीरियड होता है किसका, सीड ग्रोइंग का, कि कोई सीड कितने देर में ग्रो हो रहा है उसको हम उसकी वायबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और इसी को टेस्ट करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन वेट नर्सरी ऑफ राइस लेवल ऑफ वाटर इज मेंटेन, यानी जो नर्सरी होता है किसी भी राइस फील्ड का, उसको हम क्या करते हैं कि उसको पूछ रहा है कि कितने लेवल तक वाटर मेंटेन करते हैं, तो वो है 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया है द ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ पडलिंग इन राइस, यानी राइस में जो पडलिंग करते हैं, पडलिंग क्या है, पडलिंग है कि राइस में जो ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके पहले खेतों में पानी डाल करके और उसको मिलाया जाता है पानी के साथ, उसी को पडलिंग कहते हैं। तो पडलिंग जो है कितना पूछ रहा है, कितना डेप्थ होना चाहिए, उसका भी जो डेप्थ है वो 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब बाई, यानी कि जो सन रेज आते हैं, जो सन रेज आते हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है। अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं कई टाइप के होते हैं, एक होता है ए अल्ट्रा वायलेट रेज, और एक बी यूवी रेज, और एक होता है सी यूवी रेज। ये 3 तरह के होते हैं। ए वाला जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है, बी वाला थोड़ा सा घातक होता है, और सी वाला सबसे डेंजरस होता है। तो जो इसमें बोल रहा है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर पाया जाता है, जो ओजोन लेयर है O3, वो लेयर पाया जाता है जो कि क्या करता है, सन रेज से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और साथ में हमें
जो अल्ट्रावायलेट के बाद जो रेज होता है वो हमें यहाँ पे पृथ्वी पर सेंड करता है वो, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI। IARI का मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये नई दिल्ली में है और इसको सबसे पहले जो इनके डायरेक्टर थे वो थे डॉक्टर बी विश्वनाथ। चलिए, ये तो जीके टाइप का हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट इज। देखिए क्रिटिकल स्टेज मतलब होता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी फील्ड का, ठीक है। तो व्हीट के फील्ड में बोल रहा है कि व्हीट के फील्ड में सबसे क्रिटिकल स्टेज यानी सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज कौन सा होता है, जब उसको इरिगेशन यानी सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उसका स्टेज होता है कि जब आपने सोइंग किया, यानी 21 दिन बाद सोइंग के यानी कि बुआई के 21 दिन बाद आपको जरूर करना चाहिए, उसको CRI स्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 21 दिन के बाद सोइंग के 21 दिन बाद पहली सिंचाई करनी चाहिए, जिसको क्रिटिकल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए झूम कल्टीवेशन मोस्टली फाउंड इन, यानी झूम कल्टीवेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, जिसको लैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं और उसको लैंड रोटेशन कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो वो जो झूम कल्टीवेशन है वो मोस्टली कहाँ होता है, तो मैंने आपको बताया था ज़्यादातर जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे वो होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या हिली एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे लैंड की कमी होती है, वहाँ वनों को काट करके वहाँ पे जो कि फसल उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हमने बताया था आपको सतत कृषि क्या है पिछले लेक्चर में, उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कि इसका एम क्या, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, पर्यावरणीय संतुलन बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है कि हम पर्यावरण से कम संसाधनों का उपयोग करें जिससे अधिक लाभ कमाएं और पर्यावरण को क्षति भी कम पहुंचाया जा सके। उसके बाद देखिए द प्लांट्स ग्रोइंग इन द साल्ट वाटर आर नोन एज, यदि प्लांट को सॉल्ट वाटर में यानी कि खारे पानी में अगर ग्रो किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हेलोफाइट्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स, ये आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है क्रॉप कैनोपाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाई, जो क्रॉप कैनोपाई और टेम्परेचर होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं, तो उसको हम नापते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर से, ठीक है। उनको हम किससे नापते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर से नापते हैं। उसके बाद देखिए रिक्लेमेशन ऑफ डिजीज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो रिक्लेमेशन डिजीज ऑफ होता है वो किसके डिफिशियंसी से होता है, किसके कमी के कारण होता है, तो वो कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है, ओके। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद ये कि हार्मोन्स रिलेटेड टू ड्राफ्ट टॉलरेंस इज, यानी ड्राफ्ट टॉलरेंस अगर करना है तो कौन सा हार्मोन्स हम वो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम एबिस्किस एसिड जो है कि यूज़ करते हैं हम। उसके बाद देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक टू एग्रीकल्चर GDP, यानी कि हमारे GDP में जो लाइव स्टॉक का है वो कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना योगदान है, तो सिर्फ लाइव स्टॉक का जो है ओनली वन लाइव स्टॉक का जो योगदान है कंट्रीब्यूशन GDP में वो है 25.8%। ये 2015-16 का गवर्नमेंट डाटा से लिया गया है, ठीक है। देखिए उसके बाद है हार्मोन यूज एंड हर्बिसाइड, हर्बिसाइड के लिए यूज़ क्या करते हैं, तो देखिए हर्बिसाइड उसे कहते हैं जिससे कि हम किसी फील्ड में अगर खरपतवार ज़्यादा उग गए हैं, ठीक है, अनवांटेड प्लांट ज़्यादा निकल आए हैं, तो उसको हम मारने के लिए जो हार्मोन यूज़ करते हैं उसका नाम है हर्बिसाइड। तो जो 2,4-D है, ठीक है, 2,4-D है वो लेस देन 20 ppm का हम यूज़ करते हैं, तो ये हार्मोन्स के रूप में यूज़ होता है, हर्बिसाइड के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट अवेलेबल इन बोथ एनियंस एंड कैसन इज, तो नाइट्रोजन जो है वो एलिमेंट यूज़ होता है इन दोनों में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन्स, डोरमेंसी आपको हम बता दें क्या होता है, कोई सीड होता है वो सीड एक फेवरेबल कंडीशन पे ही जर्मिनेट होता है, अगर वो जर्मिनेट नहीं होता है तो वो डोरमेंसी कंडीशन उसे कहा जाता है। तो इस डोरमेंसी यानी सुसुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए जिस हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम,
साइटोकाइनिन्स। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है CUET के लिए कि साइटोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो डोर्मेंसी ब्रेक करता है, किसी सीड को जर्मिनेट होने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिंग वॉर्म्स डिजीज इज काउज बाई, जो रिंग वॉर्म डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है, तो वो फंगस के द्वारा होता है। ठीक है, फंगस जिसे हिंदी में फंफूद भी बोलते हैं। ठीक है उसके बाद देखिए, उसके बाद है इसमें वाइंड विच इज काउज रेनफॉल इस तमिलनाडु, इन तमिलनाडु। वो कौन सी वाइंड है जो कि तमिलनाडु में क्या करवाती है, रेनफॉल करवाती है। तो आपको पता है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक, साउथ वेस्ट मानसून जो है हमारे यहाँ बरसात लाती है, यानी रेनफॉल लाती है, एंट्री हो जाता है इसका 1 जून से, और ये केरल से एंट्री हो जाती है इसकी। ठीक है, आज देखिए आज कितना है, आज 16 जून है और 1 जून से स्टार्ट हो गई है केरल से मानसून आना। ठीक है, और जब मानसून ख़त्म हो जाता है इस नॉर्थ एरिया में, तो नॉर्थ से वापस फिर हवाएं घूम जाती हैं और नॉर्थ ईस्ट होते हुए ये फिर से दक्षिण की ओर जाती हैं। तो जो नॉर्थ ईस्ट वाली मानसून है यही वापस में जाते समय तमिलनाडु में बारिश करवाती है, जो कि उस समय नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, उस समय नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन होता है, इसलिए वहाँ पे ठंडी में जो कि बरसात होती है वहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, स्ट्रेस हार्डनिंग इन प्लांट कैन बी अचीव बाई, यानी जो हार्डिंग है यानी प्लांट का जो हार्डनिंग है वो स्ट्रेस वो कैसे हटाया जाता है, कैसे जो कि अचीव किया जाता है, तो वो ABA। ठीक है, ABA का मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये जो प्लांट में है उसमें हार्डनिंग स्ट्रेस लाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैक्सिमम अलाउबल बर्न कंटेंट ऑफ यूरिया इज, यानी कि मैक्सिमम अलाउबल कंटेंट जो होता है वो 1.5% जो कि यूरिया में पाया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, कार्बन कंटेंट इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी ऑर्गेनिक मैटर में किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में जो कार्बन का कंटेंट होता है वो है 58%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर वीट, यानी कि वीट में नाइट्रोजन का बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन है वो सॉइल में उसको क्या करता है, फिक्सेशन करता है एज अ फॉर्म ऑफ नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, तो वीट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है बायो फर्टिलाइजर वो है एजोटोबैक्टर, और एजोटोबैक्टर क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन बायो फर्टिलाइजर यूज फॉर सोरगम, यानी सोरगम में क्या होता है, कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज होता है नाइट्रोजन के लिए, ये है एजोस्पिरिलियम। ठीक है, एजोस्पिरिलियम यूज होता है इसमें। उसके बाद देखिए वर्टिकल मल्च इज यूज इन सॉइल, यानी जो मल्च देखिए क्या होता है, मल्च का मतलब होता है कि जब सॉइल को कवर करने के लिए, जिससे कि इवापोरेशन कम से कम हो, तो जो भी चीज़ यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक, पुआल, ये जो यूज़ करते हैं हम व्हीट स्ट्रॉ वगैरह, उसे हम मल्च कहते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल मल्च यूज़ होता है सॉइल में वो किस सॉइल में यूज़ होता है, ब्लैक कॉटन सॉइल में। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल मतलब जो कपास में काली मृदा यूज़ होती है उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। उसके बाद देखिए यहाँ दिया है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वेयर गिवन बाई, यानी कि एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया कौन दिया था, तो एसेंशियलिटी की क्राइटेरिया जो है वो दिया था एर्नॉन और स्टॉट ने 1939 में। उसके बाद देखिए द ऑप्टिमम स्पेसिंग फॉर वीट, यानी वीट की जो दूरी है, ऑप्टिमम दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 22.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वो भी लाइन टू लाइन की दूरी, जब उसका हम रुपाई करते हैं तो उसकी दूरी ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है द नॉन रेडिएशनल एरिया फॉर कल्टिवेटिंग वीट इज, यानी कि ऐसा कौन सा नॉन ट्रेडिशनल एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया है जो कि कल्टीवेशन का जो कि वीट का कल्टीवेशन होता है वो है ईस्टर्न एरिया। ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से आ जाते हैं आपका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो एरिया है ये ईस्टर्न एरिया में आ जाते हैं, और यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल एरिया है कल्टीवेशन ऑफ वीट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेजर फास्फोरस फर्टिलाइजर इन इंडिया इज, तो जो DAP है, ठीक है, डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि फास्फोरस 46% पाया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद नाइट्रोजन 18% पाया जाता है इसमें। डीएपी में आप याद रखें, डीएपी इसमें बहुत यूज होता है, इसको डाई भी कहते हैं, लोकल भाषा में डाई भी कहते हैं किसान। उसके बाद देखिए वेरी फ्यू पुअर यानी बीपीएल बिलो टू पॉवर्टी लाइन जो है वो पीपुल ज़्यादातर कहाँ किस राज्य में रहते हैं, वो है बिहार राज्य, ठीक है, जो कि पॉवर्टी लाइन के भी नीचे रहते हैं, यानी बिलो टू पॉवर्टी लाइन के नीचे, ठीक है। ये तो आप जानते होंगे कि जो गरीबी की लाइन होती है, एक होती है ये जो गरीबी लाइन देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर जो होगा उसे बोलते हैं एपीएल यानी एबव टू पॉवर्टी लाइन, और जो इसके नीचे होते हैं उसे बोलते हैं बीपीएल यानी बिलो टू पॉवर्टी लाइन। चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद है बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सूटेड फॉर शुगर केन इज, शुगर केन में जो बायो फर्टिलाइजर है वो कौन सा सबसे ज़्यादा सूटेड है, वो है एज़ोटोबैक्टर। हमने आपको बताया है कि एज़ोटोबैक्टर कैसा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। चलिए आगे देखते हैं। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ सोयाबीन सीड, यानी सोयाबीन सीड की जो सोइंग करते हैं तो उसका डेप्थ कितना होना चाहिए, उसका डेप्थ होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इसके लिए सूटेबल होता है सोयाबीन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया कि फर्स्ट वेराइटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, यानी राइस की पहली वेराइटी कौन सी इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी TN1, ठीक है, वो भी 1964-65 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इंडियन मस्टर्ड, यानी कि जो भारतीय सरसों है इंडियन मस्टर्ड, उसे किस नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं ब्रासिका जंसिया। अब देखिए ब्रासिका जंसिया क्या है, इसमें टाइपिंग एरर है कि जो पहला होता है ये जीनस होता है, पहला वाला नाम होता है ये जीनस, ठीक है, जो कि पहला लेटर इसका कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होता है, और दूसरा होता है इसका स्पीसीज, ठीक है, ये स्पीसीज जो होता है वो स्मॉल से ही स्टार्ट होता है, ये पूरा स्मॉल होता है, ठीक है, और इसको अंडरलाइन लिखा जाता है, अंडरलाइन में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका नॉमिनल जो होता है साइंटिफिक नेम ब्रासिका जंसिया होता है, भारतीय मस्टर्ड यानी कि इंडियन मस्टर्ड को इसी नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए एक्सप्लोजिव फर्टिलाइजर इज, यानी कि एक्सप्लोजिव मतलब जो कि धमाका जिसको होता है ना, कहते हैं कि एक्सप्लोजिव होता है, वो है अमोनियम नाइट्रेट, यानी अमोनियम नाइट्रेट जो फर्टिलाइजर है ये सबसे एक्सप्लोजिव होता है, ये सबसे ज़्यादा ज्वलनशील होता है। उसके बाद देखिए मोस्ट प्रोमिनेंट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट जो सॉइल है वो कौन सी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी एलुवियल सॉइल, जिसको हम बोलते हैं दोमट मिट्टी, ठीक है, दोमट मृदा। तो दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है, ये गंगा के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। गंगा की नदी जो है जब बाढ़ आती है तो ये क्या करती है, ये अपनी नई मृदा को लाती है, इसको ही बोलते हैं एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट है भारत में यही एलुवियल सॉइल ही है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है ये। उसके बाद देखिए इन एसएसपी यानी सुपर सल्फर फास्फेट, जो कि इसमें सल्फर का कंटेंट कितना होता है, ये 12%। उसके बाद देखिए इसमें दिया है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, यानी जो इंडियन सॉइल में है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा कमी किस न्यूट्रिएंट की पाई जाती है, तो वो है जिंक की कमी पाई जाती है। भारत की मृदा में जो सबसे सूक्ष्म न्यूट्रिएंट पाई जाती है वो जिंक की है, जो कि सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है भारतीय मृदा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है स्पाइक टूथ हैरो इज ए टाइप ऑफ इम्प्लीमेंट, यानी कि जो स्पाइक टूथ हैरो करते हैं हम, ये एक तरह का टीलेज का ही पार्ट है। वो कब हम इम्प्लीमेंट करते हैं सॉइल में, तो हम सेकेंडरी टीलेज में करते हैं, प्राइमरी टीलेज में नहीं करते हैं, सेकेंडरी टीलेज में करते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया है मोस्ट वाइडली यूज फॉर द करेक्टिंग सॉइल एसिडिटी, यानी कि भारत में या कहीं भी सबसे ज़्यादा जो मृदा में सुधार की जाती है ऊसर मृदा में, वो कौन से किसका यूज़ किया जाता है, तो वो चूने का यूज़ किया जाता है, ठीक है। चूने का क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइन जिसे भी कहते हैं। फिर उसके बाद है दियारा कल्टीवेशन मेथड इज फॉलोड इन, जो दियारा कल्टीवेशन है वो किस में यूज़ किया जाता है, वो कुकुरबिट्स में किया जाता है, ठीक है। ये कुकुरबिट्स ज़्यादातर किस में होते हैं, गंगा के किनारे वाले क्षेत्रों में जहाँ पे बालू होते हैं वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है CN रेशियो, CN रेशियो का मतलब होता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है, कार्बन का रेशियो 10 होता है और नाइट्रोजन का 1, यानी 10:1 होता है ऑर्गेनिक मैटर में। उसके बाद देखिए नेशनल सीड एक्ट, यानी कि नेशनल सीड एक्ट कब पास किया गया था,
तो नेशनल सीड एक्ट 1966 में पास किया गया था। उसके बाद देखिए इसमें है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन इन कब इसको पास किया गया था, यानी कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1963 में। नेशनल सीड कॉरपोरेशन, क्योंकि आप जानते हैं कि जो 1963 है ये वही समय है, ठीक है, ये वही समय है जबकि हरित क्रांति का शुरुआत हो गया था और विदेशों से यानी अमेरिका से, मैक्सिको से क्या लाया गया था, गेहूं की वैरायटी लाई गई थी। तो इसको रखने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया जिसको नेशनल सीड कॉरपोरेशन कहा जाता है। उसके बाद देखिए है रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स, यानी कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स किसे बोलते हैं, आईबीओ को। आईबीए जो है इसका मतलब होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं, रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स। यानी इसका यूज तब करते हैं जबकि क्या हो, किसी प्लांट का रूट जो कि बहुत तेजी से ग्रो होता है, जिससे कि उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और साथ ही साथ प्लांट को सपोर्ट भी मिलता है, जिससे कि जो तेज हवाएं चलती है और प्लांट गिर जाते हैं वो गिरने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। देखिए आगे उसके बाद है फ्लावर एंड फ्रूट्स सीटिंग हार्मोन्स, यानी किसी पौधे में अगर फ्लावर और फ्रूट सीटिंग हार्मोन्स कम रिलीज हो रहे हैं तो हमें अलग से देने की जरूरत पड़ती है। उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा हार्मोन्स है, वो NAA है। NAA क्या मतलब, नेप्थोलिक एसिड, एसिटिक एसिड, नेप्थोलिन एसिटिक एसिड यूज किया जाता है फ्रूट एंड फ्लावर सीटिंग हार्मोन्स के रूप में। उसके बाद देखिए है, उसके बाद है बेंच टेरेसिंग इज डन व्हेन स्लोप इज मोर देन, यानी जो बेंच टेरेसिंग कब करते हैं, जब स्लोप क्या हो, 15% से ज़्यादा हो, ठीक है, या 15% हो तब। उसके बाद देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, अगर मास पर यूनिट में दिया हो तो उसे हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। ये ज़्यादातर सॉइल साइंस में यूज़ करता है, सॉइल के लिए, क्योंकि उसकी डेंसिटी कितनी है, उसे हम बल्क डेंसिटी कहते हैं। उसके बाद है डिस्क प्लग, जो डिस्क प्लग है वो कब यूज़ किया जाता है सॉइल में, वो क्या होता है, वो टफ होता है। जब सॉइल क्या हो, टफ हो यानी कड़ा होता है तो हम डिस्क प्लग का यूज़ करते हैं। आपने डिस्क प्लग देखा होगा कि एक तरह का ये इस तरह का जो कि हल होता है और उसमें क्या होते हैं, इस तरह के ऐसे ऐसे डिस्क लगे होते हैं, ठीक है, इसी को डिस्क प्लग कहते हैं। ये क्या करता है, जब हमारी सॉइल जो है वो टफ होती है, बहुत ही कड़ा होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है फर्स्ट मैन मेड सीरियल इज, जो पहला मेन मेड सीरियल है वो कौन सा था, वो ट्रिटिकल था। और ट्रिटिकल किसका कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड है, ट्रिटिकल हाइब्रिड है किसका, ट्रिटिकल हाइब्रिड है वीट और राई का, ठीक है, ये वीट और राई का कॉम्बिनेशन बनाया गया है। और ये बहुउद्देशीय फसल है जिसमें कि चारा और साथ ही साथ क्या होता है, यील्डिंग को भी बढ़ाया जा सकता है, और बढ़ाने के लिए ही इसको डेवलप किया गया था। उसके बाद देखिए है चीपेस्ट नाइट्रोजन कंटेंट्स फर्टिलाइजर, यानी कि जो सबसे सस्ता फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट है वो है अपना यूरिया, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देख रहे हैं कि इसमें दिया पहला लाइन, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ यूरिया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, यानी यूरिया का सबसे पहला जो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस के बाद मिला था वो था आपका अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि नाबार्ड वाज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन, यानी जो नाबार्ड है बैंक, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो सेटअप हुआ था वो किस कमेटी के सिफारिश पे हुआ था, शिवरामन कमेटी की सिफारिश पे, 16 जुलाई, ठीक है, 1982 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म इज, यानी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एजिटोबैक्टर है। एजिटोबैक्टर के बारे में हमने पीछे पढ़ा है अभी। उसके बाद देखिए द फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नोन एज, यानी कि मस्टर्ड के फ्रूट को क्या नाम, क्या बोला जाता है, सिलिका, ठीक है। उसके बाद देखिए सप्लीमेंटल इरिगेशन इज नोन एज, यानी कि सप्लीमेंटल इरिगेशन को किस नाम से जाना जाता है, लाइफ सेविंग इरिगेशन, यानी कि सप्लीमेंट इरिगेशन तब दिया जाता है जब प्लांट को एसेंशियली यानी इमरजेंसी वाटर की ज़रूरत होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग इरिगेशन। उसके बाद देखिए मेजर एग्रीकल्चर इंपोर्ट इन इंडिया, यानी जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट में सबसे मेजर है वो है एडिबल ऑयल, यानी हम एडिबल ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए आप
उसके बाद है लूनीश्री। लूनीश्री जो वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? सुपर राइस की वैरायटी है, ठीक। उसके बाद देखिए प्लांट्स विथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर, यानी कोई प्लांट है, ठीक है, उसमें जो है कि यहाँ पे एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे उपस्थित हो तो उसको हम मोनोसिस कहते हैं, ठीक है। उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मोनो पर दोनों, ठीक है, मोनो पर दोनों, दोनों मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड इज सिचुएटेड एट, यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड कहाँ सिचुएटेड है? वो न्यू दिल्ली में। उसके बाद ब्यूटीफोर्ट या ब्यूफोर्ट स्केल इज ड्यू टू मेजर, यानी ब्यूफोर्ट स्केल का कहाँ मेजर करते हैं? वाइंड फोर्स का और वाइंड स्पीड में हम यूज करते हैं ठीक है। उसके बाद देखिए वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, यानी कि एटमॉस्फेयर का ये बता रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? वो होता है 1013.25 MB। MB यहाँ मेगाबाइट नहीं है, यहाँ MB का मतलब होता है मिली बार, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस में हम काउंट करते हैं? मिली बार में। ओके, आगे देखिए। उसके बाद है डाई बैक ऑफ सूट्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि डाई बैक सूट्स जो है वो किस कारण से होता है? वो है कॉपर की कमी के कारण होता है, ठीक है। फसलों में डाई बैक ऑफ सूट किसके कारण होगा? कॉपर के डिफिशियंसी के कारण, कॉपर की कमी के कारण। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्रे स्पॉट ऑन लीफ अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि लीफ पे, किसी भी प्लांट के लीफ पे ग्रे कलर का स्पॉट अगर हो रहा है तो वो किस कारण से होता है? मैग्नीज के कारण से, ठीक है। मैग्नीज के डिफिशियंसी तो होता है, कमी के कारण से होता है। उसके बाद देखिए इंडियन सॉइल्स आर मेनली डेफिशिएंट ऑफ, यानी भारत के सॉइल में, मृदा में सबसे ज़्यादा कमी किसकी पाई जा रही है? नाइट्रोजन की, ठीक है। हमें इसलिए नाइट्रोजन की जब कमी है तो सबसे ज़्यादा किससे? यूरिया का हमें यूज़ किया जा रहा है, यूरिया का वो जो कि स्प्रे करते हैं। उसके बाद देखिए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ शुगर केन इज, यानी सबसे ज़्यादा शुगर केन में लगने वाला जो डिजीज़ है वो कौन सा है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, इसमें आप जब देखते हैं कि शुगर केन के बीच में जो है कि लाल लाल सड़न, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल सड़न रोग, ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग भी बोला जाता है। इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो है ग्लोमेरेला, ठीक है, ग्लोमेरेला और ग्लोमेरेला टुकुमेंसिस, इसका काउजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसमें कि पोटैटोज आर बोर्न ऑन, पोटैटोज जो है कि कहाँ से वो बोर्न होता है? तो वो प्लेस का नाम है स्टोलोन। स्टोलोन जो है ये क्या है? ये अंडरग्राउंड शूट्स के रूप में होता है जो कि ग्रो होता है, कैसा? हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है। इस तरीके का डायग्राम होता है इसमें कि इस तरह से हॉरिजॉन्टली ग्रो होता है, ठीक है। इसमें नोड होते हैं और इंटर नोड भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये होंगे नोड और इनके दो नोड के बीच में जो गैप होगा वो इंटर नोड होंगे। देखिए नेक्स्ट उसके बाद पोटैटो ट्यूबर्स आर ए मॉडिफाइड स्टेम ऑफ, जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं वो किसका मॉडिफाई होते हैं? वो स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम के जो कि मॉडिफाइड होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट शुगर केन सोइंग इन ट्रेंच मेथड इन प्रिवेंट, ठीक है। तो जो शुगर केन जब हम लगाते हैं तो उसका दो मेथड है, ठीक है, टू टाइप्स है, टू मेथड से हम करते हैं। वो पहला मेथड है, एक है कि आप एक लाइन मेथड से कर लीजिए और दूसरा है ट्रेंच मेथड। तो जो ट्रेंच मेथड है, ट्रेंच लाइन वाले मेथड में क्या करते हैं हम? किसी भी लाइन में, यहाँ देखिए एक लाइन ऐसे लगाया हमने और इस लाइन में यहाँ पे हमने क्या किया? शुगर केन को ऐसे रख दिया लाइन वाइज, ये हो गया लाइन मेथड। दूसरा जो ट्रेंच मेथड होता है, वो ट्रेंच मेथड में हम एक गड्ढे खनते हैं, ठीक है। वो गड्ढा होगा करीब 3 फीट का गड्ढा होगा और उस गड्ढे के अंदर हम गन्ने को इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। गन्ने का जो साइज होगा वो करीब 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है और इस तरीके से हम गन्ने को
इस गोलाई भाग में रखते हैं, इसी को ट्रेंच मेथड कहते हैं। इस ट्रेंच मेथड में बता रहा है कि क्या प्रिवेंट होता है, क्या बचाना होता है, किससे बचाना होता है। तो क्योंकि ये गड्ढा होता है और इसमें पानी लगने से आपको बचाना होता है। यहाँ देखिए दिया है लॉगिंग, यानी कि वाटर लॉगिंग से आपको इसमें बचाना होता है, नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, सड़न हो जाएगी। और ट्रेंच मेथड सबसे इस समय जो कि मॉडर्न मेथड है इस शुगर केन ग्रोइंग करने का। ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखिए इसमें है कि फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन एज अ। अगर देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि जब हम कैरेट के लिए, यानी कि कैरेट के लिए जब हम सीड ग्रोन करने के लिए उद्देश्य हम लगाएंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट। ठीक है, बाइनियल। और हम एनुअल प्लांट के बारे में आज बात कर ले रहे हैं। एनुअल प्लांट उसे कहते हैं, ठीक है, एनुअल प्लांट उसे कहते हैं जो एक सीजन में वो अपना जो कि रिप्रोडक्शन करके और सीड ग्रो कर जाए। ठीक है, जैसे वीट, पैडी, ये क्या करते हैं, एक ही सीजन में अपना वेजिटेटिव प्लस उसका रिप्रोडक्टिव दोनों फेज जो कि कंप्लीट कर ले। ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट कर ले तो वो क्या हो जाएगा, अगर एक ही सीजन में हो जाए तो वो एनुअल होगा। अगर वो एक सीजन में, ठीक है, पहले अपने वेजिटेटिव ग्रोथ करे, जैसे कि कोरिएंडर हो गया, वो एक सीजन में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है और फिर नेक्स्ट सीजन में वो अपना रिप्रोडक्शन करके क्या बना लेता है, सीड बना लेता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनियल प्लांट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बाइनियल प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर सीड पर्पस कैरेट इज ग्रोन। अगर कैरेट को हम सीड पर्पस के लिए ग्रोन करें तो वो बाइनियल हो जाएगा, यानी 2 सीजन हो जाएगा उसका। उसके बाद देखिए आगे, बोरोन इज हार्मफुल फॉर प्लांट हैविंग कंसंट्रेशन। अगर बोरोन का हम कितना कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे कि हार्मफुल हो जाएगा, तो मोर देन 3 ppm। ठीक है, यहाँ ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। तो अगर हम 3 ppm से अधिक का यूज़ करेंगे बोरोन का तो वो हार्मफुल हो जाएगा, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एमंग सीरियल, यानी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी होती है वो किस क्रॉप की है, तो वो यहाँ पे है मेज क्रॉप की। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद देखिए कि नेक्स्ट टर्म है काउलिन। काउलिन क्या है, काउलिन इज ए टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट। देखिए जैसे कि किसी लीव में ट्रांसपायरेशन की अगर रेट ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन की रेट ज़्यादा होती है तो काउलिन जो है एक तरह का रिफ्लेक्टिव परत बना लेता है इन सभी पत्तियों के ऊपर। तो जब रिफ्लेक्टिव बना लेगा, इस पर कवर बना लेगा, तो जो ट्रांसपायरेशन का जो पोर्शन है, जो रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब कम हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं हम, एंटी ट्रांसपेरेंट्स। ठीक है, ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करता है कौन, काउलिन। तो इसी कैसा ट्रांसपेरेंट बनाता है, ये रिफ्लेक्टिव टाइप का बनाता है, जिससे रिफ्लेक्टिव हो जाता है सनलाइट और कम से कम वाटर लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे साइकोसेल। साइकोसेल क्या है, साइकोसेल एक तरह का ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, ये ग्रोथ रेगुलेटर किस लिए, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर होते हैं उनको बढ़ाने के लिए साइकोसेल ग्रोथ हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए फैमिली ऑफ सीसम, यानी सीसम के फैमिली को क्या बोलते हैं हम, पेडिलेशी। ठीक है, सीसम के जो कि फैमिली का नाम क्या बोलते हैं हम, पेडिलेशी की फैमिली में आता है ये। उसके बाद फैमिली ऑफ जूट। जूट यानी कि जिसका खेती बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, जूट आप जानते होंगे, जूट पटसन जिसे बोलते हैं, उसका जो फैमिली है वो है टीलिएसी, वो टीलिएसी फैमिली से आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच फैमिली इस क्रॉप इज ए मोर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब यहाँ टर्म आप समझ लीजिए, ऐसा प्लांट जो सबसे ज़्यादा क्या करे, ऐसा प्लांट जो सॉइल से, ठीक है, सॉइल न्यूट्रिएंट को सबसे ज़्यादा डिग्रेड करे, यानी सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करे, जिसे डिग्रेशन हो जाता है और कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद वो जो प्लांट कैसे हो जाती है, वो बंजर टाइप की हो जाती है, बंजर या अनउपजाऊ हो जाएगी, लेस उसकी फर्टिलिटी चली जाती है। तो जो ग्रेमनी कुल की फैमिली है, जितने भी घास कुल की फैमिली में कौन से आते हैं, वीट आता है, पैडी आता है,
ये जो जितने भी क्रॉप है इसका हम लगातार जब यूज़ करते हैं तो ये एग्जॉस्ट कर देता है, सारे न्यूट्रिएंट को खा जाएगा और जो भूमि है वो कैसे हो जाएगा, लेस फर्टिलिटी हो जाएगा, फर्टिलिटी को डाउन कर देता है ये जितने भी ग्रैमनीकुल के फैमिली है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे ओरिजिन ऑफ मेज। ओरिजिन ऑफ मेज कहाँ पे है, इसका ओरिजिन मैक्सिको में है। ओरिजिन ऑफ सोयाबीन इसका चाइना में है। ओरिजिन ऑफ टोबैको इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मैक्सिको है। उसके बाद देखिए हाईएस्ट एरिया ऑफ समर मेज, यानी जो ग्रीष्मकालीन जो मक्का की उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो वो होता है बिहार राज्य में, ठीक है। गन्ना की जो अथवा पैदावार होती है तो सबसे ज़्यादा ग्रीष्मकालीन गन्ना की कहाँ होती है, बिहार में होती है। उसके बाद देखिए इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इज़ पब्लिश बाई, जो इंडियन जर्नल होता है एग्रीकल्चर साइंस का वो कौन पब्लिश करता है, वो करता है आईसीआर। आईसीआर मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद देखिए येलोइंग ऑफ टी लीफ, यानी कि जो चाय की पत्तियां होती हैं उसमें जो पीला वाला भाग होता है येलोइंग, वो किस कारण से आता है, वो आता है सल्फर की कमी के कारण होता है, ठीक है। येलोइंग ऑफ टी लीव्स अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर। ओके, चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे आज हमारा स्लाइड आज यहीं पे बना है, यहीं तक रहा आपका, और आगे जो है कि सीरीज़ जारी रहेगी। तो यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हम इनका प्रैक्टिस भी करवाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।